वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहली बार में ही हम अपना CTET का जो पेपर है वो कैसे क्लियर करें, मतलब स्ट्रेटजी क्या होगी कि जिस तरीके से हम पढ़ेंगे और बिल्कुल चांसेस ऐसे नहीं है कि हमारा पेपर क्लियर आउट ना हो। तो देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके 5 सब्जेक्ट पेपर में आते हैं और हर सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से आपका पेपर कितना हो गया, टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। और जनरल के लिए 150 में से आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं, आपको 90 मार्क्स यानी कि 60 परसेंटाइल आपको लाना होता है। इसके बारे में हम बाद में भी कर सकते हैं कि OBC के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं या SC ST के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं। अभी हम पूरा खाली सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं CDP। सबसे पहले आपको पढ़नी है CDP। और CDP जो कि आपने B.Ed में ऑलरेडी B.Ed DLED या फिर भी PED वट एवर यू हैव डन, आपने उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ है कि CDP का जो पोर्शन होता है, ठीक है। क्योंकि हम पेडागोजी का मतलब आपको पता ही है, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, पहले आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले आपको डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। देखिए कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जैसे आपको पता होगा, डेवलपमेंट प्रोक्सिमोडिस्टल होता है, सेफेलोकॉर्डियल होता है ना। और आपको पता होगा कि हमारा सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, मतलब ये सारे पार्ट्स आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और आपका इसमें आप पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट और आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरीके के सारे पार्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। साइकोमोटर डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके अंदर भी छोटे छोटे माइनर पार्ट्स हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। की प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पूरा एक ही दिन में सीख लेगा। तो धीरे 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 कुछ ऑर्डर्स में बच्चा सीखता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में बच्चा सीखता है, यूनिफॉर्म होता है, एक पैटर्न यूनिफॉर्म बच्चा सीखता है। और जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है, ठीक है, ना कि लीनियर। ऐसा नहीं है कि उसके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, अच्छा है तो ग्रोथ ही होती रहेगी, हम ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। या फिर डिकेइंग होते रहेगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है कि डेवलपमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करेगा, डेवलपमेंट जो होगा वो लीनियर ना होकर स्पाइरल होगा, डेवलपमेंट जो होगा इंटीग्रेटेड होगा। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड कहने का मतलब है चार चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। चार चीज़ें भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और बच्चे का साइकोमोटर डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट्स। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का हमारे पे कितना फ़र्क पड़ता है। हेरिडिटी का कहने का मतलब यह है बच्चे के बालों का रंग, बच्चे की आँखों का रंग और बच्चे की हाइट, ये सारी चीज़ें जो है इन जनरल, कुछ चीज़ें जो है उसको पेरेंट्स की वजह से मिली है या हेरिडिटी की वजह से मिली है, ये इन सब चीज़ों के बारे में आता है। और एनवायरनमेंट जो आपका होता है, एनवायरनमेंट मतलब किस जगह पे बच्चा रह रहा है, वो कैसी चीज़ें वहाँ से अपने अंदर ले रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, अलग अलग रोल होता है। एनवायरनमेंट का जैसे हम कह सकते हैं 40 मतलब ऐसा कहते हैं कि एनवायरनमेंट का 60% का रोल और हेरिडिटी का 40% का रोल होता है। मतलब ये तो खाली परसेंटाइल बेस कहते हैं हम, बट ये आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट का ज़्यादा रोल है, ठीक है। इसके बाद है सोशलाइज, और लेकिन इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा पूरा डेवलपमेंट भी जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे क्या होता है, बेस्ड होता है ना। हमारा बाई प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, इंटरमिक्सिंग कह सकते हैं। इसके बाद है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। सोशलाइजेशन की प्रोसेस आपको पढ़नी है, मतलब सामाजिकरण कैसा हो रहा है बच्चे का, ठीक है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। जैसे इससे ऊपर हमने पढ़ा था इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, हमारे पर्यावरण का और दूसरा हमारे हेरिडिटी का हम पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, नेचर नर्चर, है ना, प्रकृति का क्या रोल है और प्रकृति किसके लिए आता है, और पोषण का क्या रोल है, पोषण किस चीज़ के लिए आता है, ये। इसके बाद आपका है पियाजेट, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे आपको पता होना चाहिए पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहा है। बौद्धिक कहें या संज्ञानात्मक, एक ही बात होती है। इसके बाद बात करते हैं कोलबर्ग। कोलबर्ग ने अपना मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास की थ्योरी दी है, जिसमें उसने 3 लेवल और 6 स्टेजेस के बारे में बात किया। हर लेवल में कितनी स्टेज है, 2, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सोशल थ्योरी दी है, ठीक है, सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी कि अपना अलग अलग बच्चा जो होता है जिस भी समाज में वो रहता है और वहाँ की जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग वो क्या क्या सीखता है। तो इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात करी है। स्कैप फोल्डिंग, मचान के बारे में बात करी है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो दायरा जहाँ पर बच्चा
सीखता है, ठीक है। और इसके बाद मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि एक अधिक जानने वाला व्यक्ति अगर उस बच्चे की मदद करे, स्कैफोल्डिंग मतलब होता है एक छोटी सी मदद, तो बच्चा उस दायरे को पार कर जाता है जहाँ पे उसको परेशानी हो रही होती है। इसके बारे में इन्होंने बात करी है। लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बात करी है, बहुत ज़्यादा इन्होंने भाषा को मुद्दा बनाया है और समझाया है कि किस तरीके से भाषा का बच्चे पर असर पड़ता है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बाल केंद्रित शिक्षा, या प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो आप समझते ही हैं, मतलब बच्चे के अच्छे के भविष्य के लिए, अगर बच्चा अडॉप्ट करे इस सब चीज़ों के लिए, जो शिक्षा का लेवल है वो किस तरीके का होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप टीचर क्लास में अपनी चलाने में लगा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि टीचर इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं कि वो अपने तरीके से सोच रहे हैं कि बच्चे को आ जाएगा। नहीं, आपको देखना है बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर को बच्चे को रेमेडी की ज़रूरत है, उस तरीके से। इसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होता है कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। आपको इंटेलिजेंस के बारे में देखना है, इंटेलिजेंस के क्या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। बस देखिए, अब इस इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने दी, तो कुल मिला के उन थ्योरीज को आपको पढ़ना है, उनको आपको समअप करना है। जैसे स्पीयरमैन ने थ्योरी दी थी, विलियम स्टर्न ने इसमें बात करी है, अल्फ्रेड बिने ने इसमें बात करी है, ठीक है। देयर आर सो मेनी, मतलब आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट जो थे वो आए इसमें, और उनके बारे में आपको पढ़ना है। थॉर्नडाइक ने दिया था, अब 3 चीज़ों के बारे में बात करी है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं। आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी गार्डनर ने जो दी है, उन सबको आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसके बाद है मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस जो है वो एक डायमेंशन में नहीं होती है, वो मल्टीपल डायमेंशन में होती है। देखिए, इसका सीधा सीधा ये ना गार्डनर की थ्योरी के बेस पे ही क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, एनलार्ज किया गया। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड थॉट। तो लैंग्वेज एंड थॉट के अंदर आपका सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन ये है पियाजेट और वाइगोत्स्की का, कि देखिए पियाजे जो है वो थॉट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जो हैं वो क्या करते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये देखिए अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, ऐसा कोई प्रोसीड नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। इसके बाद आपको इससे देखिए पेपर में हर बार 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते आते हैं। जैसे कि जेंडर के रोल क्या है, मतलब जैसे कि एक स्टेज ऐसे आती है जिसमें बच्चे को जेंडर आइडेंटिटी होती है, उसको पता चलता है कि हाँ मैं लड़का हूँ, या लड़की को पता चलता है कि मैं लड़की हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। जेंडर बायस मतलब कई बार क्या होता है, बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह टीवी सीरियल्स में भी आप लोग देखते हैं कि लड़कियां क्या करती हैं, ज़्यादातर एड्स में क्या कर रही होती है, वो सर्फ से कपड़े धो रही होती है। क्या वो लड़के भी तो धो सकते हैं ना? तो कहने का मतलब क्या है, उसमें जेंडर में थोड़ा बायसनेस है कि मतलब लड़कियां ही ये काम करेंगी। इसके बाद है जेंडर रोल्स की, अलग अलग जेंडर के क्या क्या रोल्स हैं, और एजुकेशनल प्रैक्टिस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जेंडर स्टीरियोटाइप से भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। और जेंडर पैरिटी भी एक शब्द होता है। जेंडर पैरिटी का मतलब होता है, देखिए जेंडर पैरिटी आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि पक्षपात नहीं करना है, दोनों के साथ दोनों समान है, लड़का लड़की दोनों समान है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िबद्धता को दिखाता है, कि मतलब पुराने ज़माने की सोच कि लड़की है तो ये घर पे रहेगी, ये घर के काम काज संभालेगी, ठीक है, इस तरह से। ये भी पेपर में बहुत आता है। इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके का होता है। क्यों? क्योंकि उसके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, ये इंटरकनेक्टेड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है और देखना है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस भी क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता जो देखी जाती है। विविधता किसके बेस में, कास्ट के बेस में। देखिए कास्टिज्म बहुत ज़्यादा होता है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। और कास्टिज्म की वजह से क्या होता है, देखिए बच्चों पे तो बहुत असर पड़ता है ना। वो गलती समाज की है कि हम इस तरीके से रूल आउट करते हैं, लेकिन असर किस पे पड़ रहा है, बच्चे पे। जेंडर है, लड़का लड़की के बेस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। कम्युनिटी है, कम्युनिटी के बेस में बहुत ज़्यादा करते हैं। और रिलीजन के धर्म के रूप में भी। तो ये विविधता के आधार पर बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जनरेट होते हैं। इसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। तो आप लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको जैसा बता देती हूँ। आपको CC अच्छे से पढ़ना है, यानी कि CC जो आपका होता था वो होता है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसे कि आप जानते होंगे NCF जो होता है, जनरली NCF 2005 जो आपका यूज़ होता है, वो हम क्या करते हैं, हमारी जो NCERT की किताबें होती हैं वो उस पर बेस्ड है। जबकि CC जो है CBSE इस पैटर्न को फॉलो करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये CBSE क्या करता है, CC को फॉलो करता है, जिसके अंदर आपको 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है। लेकिन अब इसमें 2 चीज़ों के बारे में ज़्यादा दिया नहीं रहा है, ज़्यादा दिया है इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग का। तो फॉर और ऑफ का आपको याद रहना चाहिए। फॉर आपका जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, और ऑफ जो आपका होता है
समेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ होता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये इससे पेपर में पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। और स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मतलब ये है स्कूल किस तरीके से असेसमेंट कर रहा है बच्चे के लिए, ठीक है। एफएज एसएज वट एवर स्कूल इज टेकिंग आउट। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके 5 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। समावेशी शिक्षा मतलब कि हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा लेने का, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चा नॉर्मल हो या एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस हो, हर तरीके के बच्चे को एक साथ आपको लेके चलना है। तो एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। तो ऐसे बच्चे जिनको कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, वो डिप्राइव रह गए, पिछड़ी रह गए, या डिसएडवांटेज उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया कुछ चीज़ों का, ऐसे बच्चों को भी पढ़ाना है। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट। और खाली पढ़ाना नहीं है, देखना भी है उनकी प्रॉब्लम क्या है। आपको ये एड्रेस करना है कि बच्चे की नीड क्या है, क्या आवश्यकता है, कहाँ पे उसको डिफिकल्टी आ रही है, किस चीज़ को कोप अप नहीं कर पा रहा है बच्चा। इसके बाद है एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। और फिर आपको ऐसे बच्चे को भी देखना है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसकी इंटेलिजेंस हम कहाँ पर को यूज़ कर सकते हैं, है ना, अच्छे के लिए। इस तरीके से हमें पढ़ना है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। इसके 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके बाद है लर्निंग एंड पेडागोजी। लर्निंग एंड पेडागोजी के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए लर्निंग एंड पेडागोजी जैसे पहला है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्म। क्या बच्चा क्या सोच रहा है और क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे फेल हो रहा है, ये भी आपको चेक करना है। इसके बाद है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। आपको सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में ये सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग का मतलब सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में ही खाया, मतलब पूरे सोसाइटी के कॉन्टेक्ट के बेस पे नहीं है, मतलब बच्चे का जो सामाजिक विकास होगा, बच्चे के पर्सपेक्टिव में सामाजिक विकास किस तरीके से होगा, उसकी क्या स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती है, उसके लिए है। कहाँ कैसे बच्चा खुल के सामने आएगा, कहने का मतलब ये। इसके बाद है चिल्ड्रन एज प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। आपको मतलब बच्चा कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है, जिसकी बहुत सारी मेथड होती है, यूरिस्टिक मेथड होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड। तो कौन सी ऐसी, इतनी सारी मेथड जब हम ले रहे हैं तो कौन सी ऐसी मेथड है, प्ले वे मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड है, तो कौन सी ऐसी मेथड है जो बच्चे के लिए बहुत सूटेबल रहेगी कि बच्चा अपना ओपन अप हो पाएगा, और बच्चा जितना ज़्यादा हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे में डेवलपमेंट हो, ये देखना है, ये इसके अंदर आता है। इसके बाद है आपका अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस। अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये देखिए, अगर आप अब सेम कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाते जा रहे हैं और आप वैरायटी नहीं ला रहे हैं, स्ट्रेटजीज नहीं बना रहे हैं, टैक्टिक्स नहीं बना रहे हैं, तो बच्चे को उतना इंटरेस्टिंग समझ में नहीं आएगा। तो आपको देखना है कि बच्चा एरर कहाँ पे कर रहा है, कि किस तरीके से, मतलब कितने अच्छे आपको स्टेप्स आप ले सकते हैं कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। इसके बाद है कॉग्निशन एंड इमोशन, ठीक है। कॉग्निशन एंड इमोशन आपका क्या क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है आपका संज्ञान यानी कि बौद्धिक विकास, और इमोशन मतलब होता है भावात्मक। तो देखिए सारे विकास जैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस बच्चे का बौद्धिक विकास उसके भावनात्मक रूप में किस तरीके से प्रभाव डालेगा, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद है मोटिवेशन एंड लर्निंग। देखिए अगर मोटिवेशन ही नहीं होगी तो बच्चा उतना अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। देखिए अगर 2 बच्चे हैं, एक घर में 2 बच्चे रहते हैं, एक बच्चे को पेरेंट्स हमेशा कहते हैं बहुत अच्छा बेटा, तू बहुत अच्छा कर रहा है, और दूसरा बच्चा थोड़ा शरारती है, तो पेरेंट्स से कहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है। तो देखिए वो बच्चा, अब देखिए बार बार अगर उसे लेट डाउन करते रहेंगे तो जो दूसरा बच्चा है क्योंकि उसमें मोटिवेशन ही नहीं दी जा रही है, तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें हर बच्चे को क्या करना है, अगर कोई भी बच्चा है वो अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करता है तो हमें हर बार उसे मोटिवेट करना है कि वेरी गुड, जिसकी वजह से बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिले और वो उस काम को करें, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग के लिए एम्फेसिस करते हैं, चाहे वो पर्सनल लर्निंग हो या एनवायरमेंटल लर्निंग, ये भी हमें बच्चे में जनरेट करवाने हैं, कैसे, उसकी मदद करके। इसके बाद है देखिए आप लोगों को पता है 2 लैंग्वेज आपकी सीटीटी में आती है, मतलब देखिए इन 2 लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेज तो मस्ट आती है, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको पहले हम देखते हैं, आप ये आप पे डिपेंड करता है आप लैंग्वेज 1 कौन सी चूज़ करते हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करेंगे तो लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश हो जाएगी, अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ करेंगे तो लैंग्वेज 2 आपकी हिंदी हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ रहा है। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। और ध्यान दीजिएगा 15 जो सीडीपी आपका आता है वो 30 नंबर का आता है, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और जो आपका सब्जेक्ट आता है वो भी 30 नंबर का आता है। जिस 30 नंबर के सब्जेक्ट में से फर्स्ट पेपर में सीटीटी 1 में 15 मार्क्स की आपकी क्या आती है, लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपकी जो है पहली क्या है,
चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में ही। रीडिंग अनसीन पैसेजेस पढ़ना है। 2 पैसेज आता है आपका, 1 प्रोज ऑन ड्रामा और 1 प्रोज विद क्वेश्चंस। एक प्रोज आता है ड्रामा के साथ और एक प्रोज आता है क्वेश्चन के साथ। जैसे आप देख सकते हैं, एक प्रोज में सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक प्रोज में आपको ड्रामा मिलेगा। ड्रामा कहने का मतलब क्या है, उसमें ऐसे आपको रेंडम ऐसे क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे वो आपको एज अ पोएट्री या इस टाइप से दिया होगा, थोड़ा घुमा फिरा के फ्रेज दिया होगा। उसके अंदर से आपको क्या होगा, ग्रामेटिकल पोर्शन आपको ज़्यादा उसमें देखने को मिलेगा। जैसे आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, इन सारी चीज़ों को, है ना, फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा उसमें से एक पूछ के। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंजक्शन आ सकता है, ठीक है, प्रोनाउन आ सकता है, इस तरीके से। इसके बाद देखते हैं इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। देखिए, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि प्रोज में ही आएंगे, ठीक है। साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्कसिव। तो ये आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई हो। अब 15 नंबर के देखते हैं, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। पहला है लर्निंग एंड एक्विजिशन, मतलब कि लर्निंग एंड एक्विजिशन मतलब बच्चा एक्वायर कैसे कर रहा है, अपने आसपास की चीज़ों से अर्जित कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। अब देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, इसने अभी यहाँ पर को लिखा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जबकि LSRW चारों ही आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये आपके 4 चरण होते हैं, इससे पेपर में पक्का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद है आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन आइडियाज़, इससे भी आपके पेपर में पक्का क्वेश्चन आते हैं। और ये देखिए, कुछ इसके अंदर ना मेथड्स भी आती हैं आपकी, जैसे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होती है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड होती है। तो बहुत सारी मेथड होती है इंग्लिश को पढ़ने की, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों में ये सेम ही होती है। हिंदी में बोली जाएगी बस, ठीक है। ये आपको बहुत सारी मेथड्स हैं, आपको पढ़नी है, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच होती है, अप्रोचेस भी आपकी होती हैं, ये बॉटम अप अप्रोच, ये भी आपको पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स आपको पक्का पढ़ने हैं, जैसे आपको बच्चे को डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसग्राफिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, ADHD हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है। ज़्यादातर यही है, खत्म होगा बस। डिस्प्लेक्सिया हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं पूछा जाता, कुछ कुछ फिक्स है, उससे ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज स्किल्स। ये लैंग्वेज की स्किल्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। ये वही आपकी LSRW ही आ गई, ये आपको ज़रूर पढ़नी है ध्यान से। इसके बाद है इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। वही जो हमने ऊपर पढ़ा वो यहाँ पे फिर से आ गया। देखिए, ये सेम टॉपिक जो आपका है, 2 अलग अलग तरीके से किस तरीके से आता था। वहाँ पे क्या था आपका कि जब आप देख रहे थे, हम देख रहे थे कि लिसनिंग और स्पीकिंग का जो रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूजेज दैट टूल। मतलब फंक्शन, लैंग्वेज की जो फंक्शन है उसको बच्चे अपने एक टूल की वजह तरीके से कैसे ले रहे हैं, क्या कि अब उनकी सहायता हो रही है उससे, ये इस तरीके से। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग के जो आपके TLM आपके क्या क्या होने चाहिए, टेक्स्ट बुक, किताब से आप पढ़ सकते हैं, मल्टीमीडिया कुछ मटेरियल्स दे सकते हैं, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ क्लासरूम। तक एक चीज़ याद रखिएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म पे हर बार क्वेश्चन आया। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब आपसे टीचर कह रहा है कि बताइए, अगर कि खाली एक लैंग्वेज पढ़ा के मतलब क्वेश्चन सपोज अगर आपका आ रहा है, सॉरी, कि खाली एक लैंग्वेज पढ़ा के अगर बच्चा ग्रो कर सकता है, 2 लैंग्वेज पढ़ा के या बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ा के। अगर देखिए, लैंग्वेज जो होती है ना, बहुत ही रिच रिसोर्स है। अगर मल्टी लैंग्वेजिज्म में बच्चा रह रहा है, तो मतलब ना सोचिए बहुत ज़्यादा क्या करेगा, उसका ब्रेन क्या होगा, हर चीज़ को एक्वायर करेगा, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, डेवलप होते जाएगा। इसके बाद है रेमेडियल टीचिंग की, मतलब बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे है और रेमेडी की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है। आई होप ये समझ में आया। उसके बाद है लैंग्वेज 2, इसमें भी सेम ऊपर की तरह कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें कि 2 अनसीन प्रोज मैसेज आते हैं, डिस्कर्सिव और देखिए लिटरेरी, नैरेटिव और साइंटिफिक। अब किसी भी तरीके का हो सकता है इनमें से, विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। तो ग्रामर भी आपकी, देखिए ग्रामर आपकी आती है, 2 पैसेज आपके आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन इस आपके बन जाते हैं उसी के अंदर इंक्लूड होते हुए, ठीक है। इसके बाद है 15 क्वेश्चन जो आपकी पेडागोजी के हैं, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें भी यही है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है। लर्निंग मतलब एक्विजिशन और लर्निंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है जो बच्चा नेचुरली एक्वायर कर रहा है, ले रहा है, अर्जित कर रहा है, अपने से बड़ों को देख के सीख रहा है, ठीक है। वो इमिटेशन भी हो गया एक तरीके का अनुकरण। और देखिए, लर्निंग या वैसे एक्विजिशन की बात करें तो मज़ेदार बात ये होती है, इनडायरेक्टली बच्चा सीख लेता है, ठीक है। लर्निंग का मतलब ये है कि अब बच्चा पहले से उसने कुछ चीज़ें सीखी हुई, अब जब आप सिखाते हैं उसे, ठीक है, वो होती है लर्निंग दोबारा से। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं लैंग्वेज टीचिंग, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में। इसके बाद है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ, कैसे बच्चा यूज़ कर सकता है, देखिए सेम है ऊपर नीचे। इसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं ग्रामर के, किस तरीके से उसे यूज़ करा जा सकता है लैंग्वेज में, इसके बारे में। इसके बाद है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर। सेम लैंग्वेज स्किल्स, देखिए सेम बिल्कुल जैसे हमने ऊपर अभी भी पढ़ा था पहली लैंग्वेज के लिए, सेम वैसे ही है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद सीधे हम बात करते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स में कौन क्या क्या आपका है, मैथ्स का भी जो आपका कंटेंट है वो 2 पार्ट्स में। देखिए सारे सब्जेक्ट का, पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट का कंटेंट आपका 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। 2 पार्ट कौन कौन से, एक है आपका लैंग्वेज की पेडागोजी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट की पेडागोजी, सॉरी सब्जेक्ट की पेडागोजी, और दूसरा आपका क्या है सब्जेक्ट। 15 नंबर का सब्जेक्ट, 15 नंबर की पेडागोजी। तो देखिए सबसे पहला क्या है आपका कंटेंट में, सबसे पहले आपका ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंदर आपको मेंसुरेशन पढ़नी है, ठीक है। और आपको देखना है कि हर कोई भी ज्योमेट्री जो भी है, जैसा कि सपोज आपने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर है, देखिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको एरिया और पेरीमीटर, हिंदी में बोले तो आपको क्षेत्रफल या फिर परिमाप पढ़ के ले जाना है। अगर आपकी द्विविमीय क्या है, कोई भी ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्यामिति है। और अगर त्रिविमीय ज्योमेट्री है यानी कि 3D ज्योमेट्री है, तब आप क्या पढ़ेंगे, तब आप उसका आयतन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे आप उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप अगर 3D ज्योमेट्री है तो आप वॉल्यूम और क्या पढ़ेंगे उसका एरिया पढ़ेंगे, ये आप चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि इससे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे बनते हैं। एक और आपका जो पॉलीगन होता है ना, पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड कितनी है, किस पॉलीगन में का एरिया क्या है, फेसेस, वर्टिसेस, एजेस, ये वाले क्वेश्चन, यूलर्स फॉर्मूला। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में रैंडमली और हमेशा आए हैं आज तक, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा फॉलो आउट आपको करना क्या है, दोबारा से एक चीज़ मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में सब बोल चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ। एक ही चीज़ है जो रामबाण है, वो है NCERT। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। हर चीज़ के लिए हमें क्या पढ़नी है, NCERT। और कौन कौन सी क्लास की, 6th 7th और 8th। तो क्या पढ़नी है आपको सीटेट 2 के लिए, और अगर सीटेट 1 आप भर रहे हैं तो 3rd 4th 5th, क्योंकि अभी हम सीटेट 1 का सिलेबस देख रहे हैं, तो आपको NCERT पढ़नी है 3rd 4th 5th की मैथ्स की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्री पढ़नी थी, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग। देखिए शेप्स पहले तो आप समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके पीछे की ज्यामिति क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैंने आपको ये एक यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, क्यूब मैंने बना दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक क्यूब बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका क्यूब बना है, इसमें फेसेस कितने हैं, इसमें वर्टिसेस कितने हैं, और आपका इसमें एजेस कितनी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा हम इसको दोबारा से अच्छे से बना लेते हैं, उतना साफ नहीं बना था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से इस फिगर को अगर हम देखें तो देखिए इसमें फेसेस कितनी है, एजेस कितनी है, और वर्टिसेस कितनी है। ये क्या होती है आपकी स्पेटियल थिंकिंग, ठीक है। तो देखिए एक फेस सबसे ऊपर वाला, देखिए एक फेस ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये वाला, और छठा इसके पीछे वाला। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे इसमें एजेस कितनी है, ठीक है। एजेस मतलब होता है किनारा, ठीक है। फिर आप देखेंगे वर्टिसेस कितनी है। वर्टिसेस ये जो बिंदु होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। इस तरीके से हम समझ के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद है सॉलिड्स अराउंड अस। सॉलिड्स हमारे पास कौन कौन से सॉलिड्स हैं, देखिए उन सॉलिड शेप्स के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि स्पेयर हो सकता है, ठीक है, स्पेयर आपका हो सकता है, कोन आपका हो सकता है, ठीक है, और स्क्वायर आपका हो सकता है, रेक्टेंगल आपका हो सकता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। सिलेंडर आपका हो सकता है, ये क्या है, सब सॉलिड शेप्स तो हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद था आपका नंबर्स। अब नंबर्स के अंदर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, नंबर्स के अंदर पेपर बनता है SCF, LCM, ठीक है। फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन, बताइए कि आपके न्यूमेरिकल इस तरीके से बन जाते हैं कि आपको क्या दे देगा, 1.7, 2.7, 3.7, बताइए इनमें से, या आपको ये तो बहुत इजी हो गया, थोड़ा ऐसा दे देगा 1.75, 2.89, 0.1133, बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 5/9, 4/9, 6/9, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ऑर्डर्स, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इससे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के तो जनरल क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्या दे देगा, नंबर दे देगा आपको, नॉर्मल नंबर नहीं देगा आपको, पॉइंट में दे देगा, 0.9, 0.99, 0.999, इनको सम अप करके बताइए या इनको माइनस करके बताइए, इस तरीके से। मल्टीप्लिकेशन आपका पेपर में जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आपके जनरली फैक्टर्स वाले मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा देता है आपको, ठीक है। इसके बाद है डिवीजन, डिवाइड भी आ जाता है कभी कभी पेपर में, ठीक है। फिर है मेजरमेंट। मेजरमेंट आप समझ सकते हैं, मेजरमेंट मतलब किसी चीज़, मेजरमेंट के अंदर आपका फिर से अगेन ये आ जाएगा कि क्या बोलते हैं, अलग अलग ज्योमेट्री आपको दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देगा। फिर है आपका वेट, वेट से भी क्वेश्चन आ सकता है, मीन वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वेट से, ठीक है। अब है फिर है टाइम, टाइम से क्वेश्चन आते हैं, टाइम से जनरली क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन थी इतने इतने पे 3:30 पे यहाँ से चली, इतने इतने पे यहाँ पहुँची, और बताइए कि ये
वापस जब गई तो कितने बजे पहुंची, इस तरीके से क्वेश्चन। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता ही है, सॉलिड ज्योमेट्रीज दे देगा, अलग अलग उसकी वॉल्यूम पूछ लेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, वॉल्यूम सिर्फ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का ही होता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे कि आपको मतलब आपको क्या दे सकता है, एक पाई चार्ट दे सकता है, आपको बार डायग्राम दे सकता है, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें, तो इस तरीके की चीज़ें, हिस्टोग्राम है, इस तरीके की कोई चीज़ें। बहुत ज़्यादा टफ इसमें नहीं देता है, ईजी ईजी ही इसमें आता है। इसके बाद है पैटर्न्स। अब पैटर्न्स क्या होते हैं देखिए, अलग अलग आपको पैटर्न्स में कैसे क्वेश्चन दे देगा, ऐसे देगा 2, 12, 14, 16, बताइए कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है, एक सीरीज़ है जिसमें कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 2 आ रहा है, तो इस तरीके के आपके पैटर्न दे देगा। मनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। मनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जनरली आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, इस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डेप्रिशिएशन, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको, घाटा लाभ हानि, ठीक है, मूल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये किस तरीके से निकालते हैं, इन सब से क्वेश्चन इसमें आते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। उसके बाद है पेडागोजिकल इश्यूज। पेडागोजिकल जो 15 मार्क्स की आती है मैथ्स में, वो उसमें क्या क्या आता है देखिए। नेचर, देखिए किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस हो, साइंस में नेचर ऑफ साइंस हो जाएगा, इसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आ गया। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में आपका क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग, है ना, कि बच्चा आलोचनात्मक चिंतन कैसे करता है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। बच्चे के पैटर्न को समझ, मतलब आपको बेसिकली आपको पॉजिटिव आंसर देना है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको नेगेटिव वर्ड्स को हटा देना है, ऑनली, बट, या फिर कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे को, वैसे क्वेश्चन क्या वो भी क्या होंगे, बिल्कुल गलत होगा। और आपको पता होना चाहिए नेचर जो है मैथमेटिक्स का वो कैसा है। ट्रूथफुलनेस को मैथमेटिक्स क्या करता है, अडॉप्ट करता है। और दूसरी बात यह है, मैथ्स क्या करती है देखिए, आपकी मैथ्स जो होती है वो सामने दिखे हुए प्रत्येक चीज़ पे को ही सच मानती है, ठीक है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना। इसके बाद है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड करिकुलम। मैथमेटिक्स का आपका जो करिकुलम है उसके अंदर प्लेस क्या है, क्या स्थान है। इसके बाद है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की भाषा कैसी, न्यूमेरिकली किस तरीके से हम मैथ्स को लेते हैं, है ना, इस तरीके से, मतलब कि क्या मैथ्स डायरेक्ट अप्रोच को मानती है, इनडायरेक्ट अप्रोच को मानती है, किस तरीके से चीज़ों को मानती है। इसके बाद है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। इसके बाद है इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड के थ्रू हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसके बाद है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो हर किसी में डायग्नोस और रेमेडियल तो आपको करना ही करना है। डायग्नोस मतलब करना, मतलब पता करना कि बच्चे को प्रॉब्लम का है। रेमेडी मतलब उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, उपचार देना बच्चे को। इसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस। इसमें आपको क्या क्या करना है देखिए। सबसे पहले कंटेंट क्या क्या है आपका, फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप। तो याद रखिए, दोबारा मैं अगेन आपको बता रही हूँ क्योंकि ये CTT 1 के लिए चल रहा है। तो 3rd 4th 5th की साइंस आपको इसमें पढ़नी है, और ऊपर 3rd 4th 5th की आपको क्या पढ़नी थी, मैथ्स पढ़नी थी। मैथ्स में इसमें क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत सारे उसमें चैप्टर्स दिए गए हैं, वो जैसे कि 3rd 4th 5th की किताब में एक चैप्टर, कुछ चैप्टर्स, जिसमें एक चैप्टर आपको बताती है, उसमें क्या दिया गया कि सभी बच्चों के, अलग अलग बच्चों से क्या कहा गया, उनके घर का फूड लाने को कहा गया, कि मतलब आपने दिन में क्या खाया था। तो अलग अलग बच्चे ने अलग अलग चीज़ खाई थी, तो ये डाइवर्सिटी को दिखा रहा था। ये दिखा रहा था कि फैमिली, अलग अलग फैमिली में अलग अलग चीज़ें बन रही है ना। और आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं, इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया, तो बच्चों ने बताया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके बाद है वर्क एंड प्ले एनिमल प्लांट्स। जैसे कि इसमें आपको पता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्या क्या आते हैं, वर्क एंड प्ले, और आपका दूसरा दिया है एनिमल प्लांट्स। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक प्लांट आपका ऐसा होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो जनरली। वो क्या करता है कि अपना लिड ओपन करता है, और उसमें से नेपेंथीज जिसे कहते हैं, उसमें से फ्रेग्रेंस निकलती है, और कीड़े क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसके अंदर चले जाते हैं, तो लिड क्लोज हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं। फूड, खाने से रिलेटेड क्वेश्चन, खाने मतलब खाने में न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, या फूड हम किस तरीके का ले रहे हैं, और फूड लेने के हमें फ़ायदे क्या हैं, अलग अलग फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके बाद है शेल्टर, मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे रहती है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर दिए हैं। एक चैप्टर ऐसा भी दिया है, जैसे एक घर है, तो उसमें बच्चा कहता है अपनी मदर से कि मम्मी यहाँ पे हम ही नहीं रहते, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे क्या रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं। जैसे कि उसने देखा लिजार्ड देखी, उसने मकड़ी देखी, तो उसने कहा बहुत सारे जीव जंतु भी हमारे साथ साथ रहते हैं, तो उनका भी क्या है, शेल्टर है। वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन की आपको बच्चे को बताना है वाटर स्कैरिटी कितनी ज़्यादा क्या है, डरावनी है ना। और आपको बच्चे को बताना है कि वाटर की वैल्यू उसको करनी आनी चाहिए, कि पानी हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पानी ना हो तो हमारे जीवन में कितने तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं। इससे रिलेटेड चीज़ें आपको बच्चे को बतानी। इसके बाद है ट्रैवल, है ना। इसमें आप लोग ट्रैवल वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें ओसामा एंड इट्स जर्नी एक करके एक चैप्टर है, उसमें भी काफ़ी बताया है किस तरीके से ओसामा ट्रैवल करती है। तो उसने देखा गुजरात में
के गुजरात, उसने देखा अलग अलग जगह देखी, उसने वलसाड देखा, वडोदरा देखी, उसके बाद वो केरल पहुंची तो उसने देखा कि ट्रैवल करते दौरान उसने देखा कहीं पर कोई ब्रिज था, कहीं पर कोई रिवर थी, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो गई, कभी वो बस में बैठी, कभी वो नाव में बैठी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, कभी वो ट्रेन में बैठी, तो इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इस मतलब कि इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। आप वेस्ट मटेरियल को लेके भी बच्चे कुछ कुछ बना सकते हैं, क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं, है ना। और नई नई क्रिएटिव चीज़ें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद है पेडागोजिकल इश्यूज, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। कॉन्सेप्ट क्या है और स्कोप क्या क्या है ईवीएस के, इससे भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि ईवीएस कहाँ कहाँ पे आपके काम आ सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, है ना। अपने ही एनवायरमेंट से ली गई चीज़ों को किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस। इंटीग्रेटेड ईवीएस कहने का मतलब है ईवीएस आपस में जुड़ी हुई कैसे है, ठीक है। और इसके बाद है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की, एनवायरमेंट की स्टडी और एनवायरमेंट एजुकेशन का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड। इसके बाद है लर्निंग प्रिंसिपल्स, वही लर्निंग प्रिंसिपल्स जैसा कि आप समझते ही हैं कि लर्निंग की जो प्रिंसिपल, इसके अंदर आप मैगजीम्स ऑफ टीचिंग भी पढ़ लीजिएगा, ये हर पेडागोजी कंटेंट के अंदर आता ही आता है, इसके अंदर भी आएगा। इसके बाद है स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस का आपस में रिलेशन क्या है और इससे रिलेटेड स्कोप क्या है। तो इससे भी 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आई होप ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो रही हूँ। इसके बाद है अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद है अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि आपका दिया है तो ऐसी अप्रोचेस जिसमें आपके अलग अलग आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बच्चे के क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। जैसे इसके अंदर क्या क्या आएगा, अलग अलग अप्रोच हो सकती है। देखिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे कि अप्रोच भी कहूँ मैं, मेथड भी कह सकती हूँ, प्ले वे मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड है। बच्चे को ऐसा कई बार ऐसा है, उसको चीज़ें आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप करके दिखाएंगे तो उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, या बच्चा खुद अप्लाई करेगा तो उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद है एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ मतलब अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चा करेगा तो उसको कनेक्ट करेगा, समझेगा। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल वर्क, एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चा तो वो ज़्यादा क्लियरली उसको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे एसिड बेस एक्सपेरिमेंट, अब इतना छोटा बच्चा तो एसिड बेस एक्सपेरिमेंट जनरली नहीं करता है, लेकिन अगर हम बस उससे ऐसा कहें कि एसिड क्या होते हैं, जनरली खट्टे होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो नींबू बच्चा यूज़ करेगा तो हम कहेंगे इसमें एसिड होता है, तो वो यूज़ करेगा, वो तो वो कहेगा ये खट्टा है, तो वो बता सकता है कि हाँ ये एसिड है, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, हल्दी में नींबू डालेगा, वो हल्दी एक इंडिकेटर की तरह काम करेगी, वो कलर चेंज हो जाएगा तो वो समझ सकता है कि हाँ ये एसिड है, इस तरीके से। इसके बाद है डिस्कशन, मतलब बच्चे को देखिए, बच्चे को क्लास में डिस्कस करने देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उनका ग्रुप लर्निंग भी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। या वो आपसे ही डिस्कस करे, टीचर से इंटरेक्ट करे, ये भी ज़रूरी है। इसके बाद सीसी मतलब है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, लगातार और सतत रूप से जो मूल्यांकन होता है उससे रिलेटेड है। इसके बाद है टीचिंग मटेरियल्स एड्स, टीचिंग के मटेरियल्स क्या क्या होने चाहिए, टीचिंग मटेरियल्स एड्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक के साथ साथ हम चार्ट यूज़ कर सकते हैं, इतने छोटे बच्चे के चार्ट नहीं कर पाते हैं, क्राफ्ट कर लेते हैं, है ना, क्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग टीचिंग मटेरियल्स और एड्स हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम्स, कि बच्चे को प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे हैं, उससे प्रॉब्लम जान के आप लास्ट में क्या करेंगे, रेमेडी देंगे उसे, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट वी कैन गेट मोटिवेट, और ऐसी फर्दर अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। इस तरीके से हम CTET पेपर नंबर 2 के लिए भी आपको समझाएंगे। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हो। इसके लिए, इसके साथ साथ आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी कि देखिए, CTET का पेपर अगर आपको निकालना है तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को 2-3 चीज़ें करनी है अगर आपको पेपर हर हालत में निकालना है, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो आप लोग सबसे पहले तो क्या करिए, देखिए आपकी कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहले आप देखिए, सिलेबस से ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़नी ही नहीं है। जैसे मैं आपको इंग्लिश में आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इंग्लिश में आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, आपको ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और वो भी आपको पता है पैसेज के अंदर ही उससे क्वेश्चन आता है, पैसेज पढ़ के ही आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके जैसे मैथ्स है, देखिए अगर आप मैथ्स में NCERT बुक कवर कर लेते हैं, और जो जो टॉपिक्स इसमें आपको दिख रहे हैं, ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर लें तो आपका पेपर बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आप बहुत रेदर देन आप बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल तरीके से बहुत परेशान हो रहे हैं, इधर उधर से पढ़ने में लगे, सिर्फ आप सिलेबस में ध्यान दीजिए। अगर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट आपको करना है, पहली बात। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट तो करना ही करना है, MT, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट कब देना है, देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लीजिए, PYQ। आप क्या कर लीजिए, प्रीवियस ईयर की
बुक ले लीजिए। अगर आप बुक नहीं ले सकते हैं तो आप यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में जाइए, अलग अलग चैनल्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे कर लीजिए और उसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, आपकी स्पीड बनेगी, मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए रैंडम मॉक टेस्ट भी दे के देखिए। जैसे आपने 10-10 जैसे वो बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स या बहुत सारी अलग अलग ऐप्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, अड्डा है, अलग अलग ऐप से क्या करिए, 10-10 नंबर के, 20-20 नंबर के आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, पर ध्यान दीजिए मॉक टेस्ट वही दीजिएगा जिसके ऊपर से लिखा है सीटीटी, यानी कि आप DTEP+B के करने बैठ गए, यूपीटीजीटी के करने बैठ गए, या यूपी के मॉक टेस्ट करने बैठ गए हैं, या फिर आप एस टेट के कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब अजीब से मॉक टेस्ट भी देती है ऐप, उतनी ईजी मॉक टेस्ट देती भी नहीं है, तो आप फिर मॉरल डाउन हो जाएगा आपका। सबसे पहले क्या करिए, आप ऐसी ऐप्स डाउनलोड कीजिए, उनमें से आप ऊपर से लिखा हुआ देखिए कि सीटीटी लिखा है या नहीं लिखा है, वो आप कवर कीजिए। सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि 90 मार्क्स के आपकी पेडागोजी आती है, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप पेडागोजी पे, और उसके बाद आप ध्यान दीजिए सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट में भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चन हर उसमें सेम है, 15 नंबर की पेडागोजी में हर उसमें सेम है। डेवलपमेंट हेरिडिटी के बारे में आप पढ़ेंगे, ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आप मैक्सिमम ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके की होनी चाहिए, नेचर पढ़ लेंगे टीचिंग का कि किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, और आपको डिसेबिलिटी पढ़नी है, क्योंकि हर पेडागोजी में आपको डिसेबिलिटी से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, डिसेबिलिटी आपको पढ़नी है, और इसी के साथ साथ आपको इंक्लूसिव एजुकेशन जरूर पढ़नी है। इंक्लूसिव एजुकेशन और कभी कभी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में आता है। एनसीएफ आपको पढ़ना है, आई थिंक अगर आपने इतना, और कोलबर्ग, पियाजे, और कोलबर्ग हो गया, पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी आपको पढ़नी है। और ब्रूनर की थ्योरी तो कभी ज़्यादातर देखने को ही नहीं मिली है, बहुत ही कम आपकी देखने को मिली है। और एक बंड्यूरा, अल्बर्ट बंड्यूरा भी कभी कभी आ जाते हैं, जबकि सिलेबस में कहीं रिकमेंड ज़्यादा नहीं किया हुआ है, लेकिन आ जाते हैं। अगर इतना भी आपने कर लिया ना, आपका पेपर क्लियर है, वो भी